तो कैसे हो आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में लेके हैं क्लास 10 का साइंस। साइंस में आपको एक बुक पढ़ना है रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। उसका टॉप 30 MBBS सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन ऑलरेडी बता रखे हैं। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन से होगा, क्योंकि आपको इससे पहले पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। वो कहाँ मिलेगा आपको आगे बता देंगे। यह मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए होगा, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हो 10 क्वेश्चन आपको डील कर चुके हैं। तो 10 क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इससे पहले वाला जो लेक्चर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पे मिल जाएगा, या आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जाकर देखने के प्रयास कीजिएगा। के जी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। देखिए, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या हो सकता है। देखिए, साबुन जो होता है वह कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। जो साबुन होता है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, जबकि अपमार्जक क्या होता है, कठोर जल के साथ झाग बना लेता है। यानी कि अपमार्जक कठोर जल के साथ भी वो झाग बना सकता है या बना लेता है, लेकिन साबुन जो होता है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। ये जरूर ध्यान में रखना। सेकेंड पॉइंट आता है, साबुन में जैव अपघटित हो जाता है। साबुन से होता है क्या, जैव अपघटित हो जाता है, लेकिन कुछ अपमार्जक का जैव अपघटित नहीं होता है। यानी कि कुछ अपमार्जक ऐसे हैं जिसका जैव अपघटन नहीं होता है, लेकिन साबुन में सभी का जैव अपघटन हो जाता है। ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की बात कर ले तो थर्ड पॉइंट आपके सामने इस प्रकार से होगा। देखिए, साबुन क्या होता है, साबुन जो होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट इसमें ज़्यादा, एक पॉइंट इसमें कम लग रहा है मेरे को, तो देख लेता हूँ। चलो, इसमें 3 पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट है, कोई बात नहीं, आपको 3 पॉइंट ही 3 पॉइंट लिखने का प्रयास करना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा साबुन, जो साबुन होता है वसा अम्लीय यानी कि वसीय अम्लों के सोडियम लवण है। साबुन का आयनिक ग्रुप क्या होता है, COONA+ होता है। या यहाँ पे एक और दे रखा है कि साबुन जो होता है, साबुन उच्च वाष्पीय अम्लों जैसे, जो साबुन होता है उच्च अम्लों जैसे कि बात कर ले यहाँ पे अम्लों जैसे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आयलिक अम्ल, उसके बाद पैरामेटिक अम्ल, सोडियम, या यहाँ पे पोटेशियम लवण है। क्या साबुन जो होता है वो बेसिकली क्या है, पैरामेटिक अम्ल या सोडियम पोटेशियम लवण है। जबकि अपमार्जक बात करी तो अपमार्जक क्या है, यहाँ पे सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है। सल्फोनिक अम्ल का क्या है, सोडियम लवण है। तो यह आपका हुआ अंतर। याद रखने, इसमें एक 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट है, इसको छोड़ देना, स्किप कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट ही लिखा हुआ है। तो 3 पॉइंट लिखना है, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट इसका है, साबुन जो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाता है। साबुन जब अपघटित हो जाता है, लेकिन अपमार्जक, कुछ अपमार्जक होते हैं जो कि जैव अपघटित नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, साबुन जो होता है उच्च अम्लीय वसा होता है, जैसे कि यहाँ पे आयलिक अम्ल, उसका है पैरामेटिक अम्ल, उसके बाद पैरामेटिक अम्ल के साथ क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम लवण बनाता है। जबकि अपमार्जक जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम लवण बनाता है। यह आपको थर्ड पॉइंट था। यह क्वेश्चन 15 और 16 के एग्जाम में देखने को मिला था। ऐसे इससे पहले भी ये क्वेश्चन शायद डील कर चुके हैं, हमको जहां तक ध्यान है। तो 11 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, लोहा के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, क्यों। जो लोहा का कील होता है उसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है, ये क्वेश्चन है। देखिए, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर लोहा कॉपर को विस्थापित कर क्या आयरन सल्फेट बनाता है। देखिए, समझिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कहा कि लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, यानी कि जब भी हम लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। जब भी लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, डुबाने पर लोहा कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है। क्या करता है, वो लोहा क्या होता है, कॉपर को विस्थापित कर लेता है, कॉपर को अपने अंदर विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है। ठीक है, आयरन सल्फेट बनाने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग यहाँ पे
क्या होता है, मलिन हो जाता है। मलिन मतलब थोड़ा सा सफ़ेद, मलिन हो जाता है। एवं हल्के हरे रंग में बदल जाता है। मलिन एवं हल्के हरे रंग में बदल जाता है। तो सिंपल है कि जब भी लोहे के किल को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या करेगा, लोहा होता है कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है तथा आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। ये हो गया। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। इसका पीडीएफ नोट्स भी परचेज कर सकते हो, जो नंबर दिख रहा है बहुत चीप प्राइस है, मात्र 299। इसमें ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों। देखिए अम्ल जल में घुलकर क्या बनता है, आयनों का निर्माण करता है। जो अम्ल होता है वो जल में घुलकर क्या करता है, आयन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, आयन का निर्माण करता है, जो धनायन एवं ऋणायन रूप में होता है। यह धनायन हो सकता है या ऋणायन हो सकता है, यह दोनों हो सकता है। तो यहाँ अम्ल जल में घुलकर आयन क्या होता है, आयनों का निर्माण करता है, जो धनायन एवं ऋणायन रूप में होता है। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है, यानी कि उसमें विद्युत को करंट को प्रभावित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2012-2014 के एग्जाम में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन कहा, H+ आयन की सांद्रता विलयन, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझिए यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर H+ आयन की जो सांद्रता है, अगर उसके विलयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विलयन का जो नेचर है, प्रकृति है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताइए आप क्या प्रभाव। देखिए किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता का प्रभाव विलयन की प्रकृति पर भी पड़ता है। यानी कि किसी भी विलयन, कोई भी विलयन होना चाहिए, किसी का विलयन चीनी पानी का हो, नींबू घोल, किसी का हो सकता है, ठीक है। तो किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता का प्रभाव विलयन की प्रकृति नेचर पर भी पड़ता है। यदि जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी तो विलयन की जो विलयन है अधिक अम्लीय होगा। अगर समझिए यहाँ पे, अगर यदि जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होता है या अधिक होगी तो वह विलयन अधिक अम्लीय होगा। और यदि विलयन में H+ आयन की सांद्रता कम होगी तो वह विलयन कम अम्लीय होगा। सीधा तौर पे निकल के आया कि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता का प्रभाव उसकी प्राकृतिक पर भी पड़ता है। ये तो कंफर्म हो गया, पड़ता है। तो यह क्या प्रभाव पड़ता है, यदि जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है तो वह विलयन अधिक अम्लीय होता है, या यदि विलयन में H+ आयन की सांद्रता कम होती है तो वह विलयन कम अम्लीय होता है। यह क्वेश्चन जरूर याद रखना, यह बीएसवी के 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर जो क्वेश्चन है, वन संरक्षण हेतु आवश्यक कदम क्या है। देखिए हम वन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या हम कदम उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैर से चलकर कदम उठाना है, नहीं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कदम उठाना मतलब उसके लिए क्या आवश्यक हम उपाय कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहला बात, निश्चित रूप से प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करना, यानी कि निश्चित रूप से प्रतिवर्ष वृक्ष को रोपना। क्या करना है, वृक्ष को रोपना है, साथ में उससे सदा संरक्षित करना। ऐसा नहीं कि वृक्ष को रोप दिए और ना पानी डाल रहे हैं, ना खाद डाल रहे हैं, ना उसको संरक्षित कर रहे हैं, ना बकरी से बचा रहे हैं, उसको जो आ रहा है उसको तूरफाड़ कर दे रहे हैं, नहीं, उसको संरक्षित भी करना है और साथ में निश्चित रूप से प्रतिवर्ष वृक्षारोपण भी करना है। पेड़ को रोपना है और उसको सुरक्षा भी रखना है। यह हम कदम उठा सकते हैं और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा सकते हैं। अच्छा, अवैध पेड़ जो होता है, जिसका अभी पेड़ नहीं हो पाया है, वो अभी बढ़ेगा, उसको काटने से रोकना है। यह बेसिकली था आपका वन वृक्षारोपण या वन सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम। ये क्वेश्चन बीएसवी के 2022 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 16 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पे जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। अगर जल नहीं हो, अगर अम्ल में जल नहीं हो, यानी कि जल की अनुपस्थिति, यानी कि ऑब्सेंट, यानी कि अनुपस्थिति मतलब नहीं होना, तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो होता है अम्लीय क्यों नहीं होता। अम्ल होता है लेकिन अम्लीय नहीं होता क्योंकि उसमें जल नहीं है। तो जल का व्यवहार में
जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल है उसका व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, या अम्लीय क्यों नहीं होता है, इसका रीजन बताना है। तो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। जो अम्ल होता है वो जल में घुलता है तो वह हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने के कारण अम्लीय व्यवहार उत्पन्न करता है। क्या जैसे ही हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, करने के कारण क्या होता है? अम्लीय व्यवहार। क्या कहा? अम्लीय व्यवहार उत्पन्न करता है। क्या करता है? अम्लीय व्यवहार उत्पन्न करता है। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता। अब जहां पे जल ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन कैसे बनाएगा? जब हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा तो वह अम्लीय व्यवहार कैसे करेगा? वही कहता है, यही कारण है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। क्वेश्चन समझिए, जल में या अम्ल में जल घुलकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, यानी कि H+ आयन उत्पन्न करता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने के कारण अम्लीय उत्पन्न करता है, अम्लीय व्यवहार उत्पन्न करता है। यानी कि जब अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा तब वह अम्लीय व्यवहार करेगा। और जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है, यही कारण है कि जल की अनुपस्थिति में क्या होगा? अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। समझ गए? ये क्वेश्चन 2018, 2019, 2023 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा अम्लों के साथ धातुओं के ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होती है? यानी कि अम्लों के साथ धातुओं की ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसी होती है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो धातु की ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होता है। ये सबको पता है कि धातु के ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अम्लों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। तो याद रखना, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होने के कारण क्या प्रकृति होता है? क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। तो ये कहता है अम्लों के साथ धातु की ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसी होती है? तो क्या होता है? आपको पता है धातु का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे ही अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण एवं जल बनाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ताजे दूध का pH मान 6 होता है। दही बनने पर इसके मान में क्या परिवर्तन होता है? यानी कि जो ताज़ा दूध होता है उसका pH वैल्यू 6 होता है। क्या होता है? pH वैल्यू 6 होता है। दही बनने के बाद उसका pH वैल्यू में क्या परिवर्तन होता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। और आपको पता है 7 जो वैल्यू होता है वो वाटर यानी कि जल का वैल्यू होता है, उदासीन। ठीक है, देखिए ताजे दूध का pH मान 6 होता है, परंतु दही बनने पर लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है, अतः दूध से दही बनने पर pH मान 6 से कम हो जाता है, क्योंकि वो अधिक अम्लीय हो जाता है। यानी कि सीधा तौर पे है 7 से ज़्यादा वो क्षारीय है, 7 से कम है वो अम्लीय है। तो जैसे ही ताजे दूध का pH वैल्यू 7 है, 6 है, ये आपको सबको पता है, होता ही है। परंतु दही बनने पर क्या होता है? उसका जो लैक्टिक अम्ल, उसमें लैक्टिक अम्ल की जो मात्रा है वो अधिक हो जाता है। लैक्टिक अम्ल की मात्रा जब अधिक होगा तो उसका pH वैल्यू ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। अतः दूध से दही बनने पर pH मान 6 से कम हो जाता है। समझ गए? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासेस चलता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सब कुछ मिलता है। यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन है, धोने की सोडा का उपयोग बताइए। जो हमारा सर्फ होता है जिसको हम धोने का सोडा बोलते हैं, जिसका सर्फ में यूज़ क्या कर सकते हैं? कपड़ा धोने में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे घरों में सफाइयों के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है, जिसको हम लोग धोने के सोडा को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा कहाँ उपयोग होता है? घर की सफाई या घरों की सफाइयों के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यहाँ पे पेट्रोल को शुद्ध करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। कांच, साबुन, कागज उद्योग में भी वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। क्या कहा? सबसे पहले बात, घर में सफाई के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। सेकेंड है यहाँ पे पेट्रोल या पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए, पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। कांच, साबुन एवं क्या कहा? कांच, साबुन एवं
कागज़ का उद्योग में जो कागज बनते हैं, कांच बनते हैं, साबुन बनते हैं, वहाँ पे वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो समझ के चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन करना, PDF नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पे प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। देखिए आपको ऑलरेडी पता है ऐसे तत्व या ऐसे धातु का उपयोग करेंगे आभूषण बनाने में जो हमेशा चमकता रहता है। देखिए पोटासियम, सोना, चांदी क्या होता है, सोना चांदी बहुत कम अक्रियाशील होता है, यानी कि यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता, यह किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता, किसी से भी क्या क्रियाशील नहीं होता है, बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, किसी से अभिक्रिया जल्दी नहीं करता। वही कहा पोटेशियम, सोना, चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। इसकी चमक तेजी होते हैं, इसका जो चमक होता है वो काफ़ी तेज होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। बहुत पुराने हो जाने पर भी, यानी कि बहुत पुराने हो जाने पर भी ये चमकते रहते हैं। ये क्या होता है, चमकते रहते हैं। इसका संरक्षण भी नहीं होता, इसका संरक्षण भी नहीं होता है, यानी कि इसका हम क्या करते हैं, किसी से संरक्षित नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, संरक्षण भी नहीं होता है, यानी किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसका क्षरण नहीं होता है, इसका संरक्षण भी नहीं होता है। यही कारण है कि पोटेशियम, सोना, चांदी धातु का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। तो आभूषण बनाने में सोना चांदी का क्यों उपयोग होता है, क्योंकि वो अधिक चमकीला होता है, साथ में वो कम अभिक्रियाशील होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता, और पुराने पन्ने पर भी वो चमकता रहता है। ठीक है, इसी वजह से आभूषण बनाने में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, पोटेशियम, सोना, चांदी का, प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन 15 और 16 के एग्जाम में पूछा गया था, VSB बिहार बोर्ड के एग्जाम में साइंस का। तो हम इस वीडियो में भी इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो कब आएगा वो आपको बता दिया जाएगा, या आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका तैयारी हो जाएगा। PDF नोट्स के लिए नंबर दिया है, कांटेक्ट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।